हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स द फंडा। तो आज हम लेंगे रिवीजन पार्ट फोर में आज हम लेने वाले हैं 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस, एंड थर्ड चैप्टर वी विल टेक एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर आई एम टेकिंग। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों को क्या लेना है कि हमें जो 1 मार्क के क्वेश्चन स्पेशली या 2 मार्क्स में क्वेश्चंस मिलते हैं वो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है सबको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनके साथ क्या लगा है? थीटा, एक्यूट एंगल, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इनको रेशियोज क्यों कहा गया? बिकॉज वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हम क्या करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स का रेशियो लेके चलते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। अब ये रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं? तो जल्दी जल्दी क्योंकि करना है तो हमने पहले से आपके लिए सब तैयार रखा है, आपको बस देखना है, समझना है और उसको अपने पास सेव कर लेना है। तो सबसे पहली चीज कि हम ये रेशियोज को पता कैसे करेंगे कि क्या चीज है। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जो ट्रायंगल ले रहे हैं उस ट्रायंगल में थीटा क्या है। अगर हम थीटा इसको ले रहे हैं यानी वो एंगल जिसके लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं, वो एंगल कौन सा वाला हम ले रहे हैं? दिस, अगर ये 90 है तो या तो थीटा ये होगा एक्यूट एंगल या ये एक्यूट एंगल होगा हमारा, ठीक है। तो अगर हम थीटा ये लेते हैं तो जो एंगल हम रेशियो के साथ लेंगे उसके जस्ट ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट। सेकेंड वाली ये जो साइड है ये कहलाएगी बेस, और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, यू ऑल नोस। हाइपोटेनस क्या होता है? ऑपोजिट टू 90 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि जो एक्यूट एंगल हम लेके चल रहे हैं उस एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और हाइपोटेनस तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो एक साइड परपेंडिकुलर हमने देख लिया तो दूसरी बेस होगी एंड हाइपोटेनस रिमेन सेम, कभी चेंज नहीं होगी, राइट। अब आते हैं हम कि इन सबको कैसे लिखते हैं। तो एक छोटी सी चीज जो आपको पता होगी बट हम फिर से देखते हैं। पी बी पी एच एच बी, कहने वाले बहुत कुछ बोलते हैं बट कई चीजों से याद रखते हैं, लेकिन पी बी पी एच एच बी सफिशियंट है। पी बी पी एच एच बी का क्या मतलब है? पी इज फॉर परपेंडिकुलर, बी इज फॉर बेस, एच इज फॉर हाइपोटेनियस, राइट। तो अब हमने यहां इसके ऊपर ये क्या लिखा है, छोटा छोटा देखिए। पहले लिखा है साइन, फिर लिखा है कॉस, फिर लिखा है टेन, नीचे हमने लिखा है कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसका मतलब अगर हम इनको ऊपर से लेते हैं P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, तो ये साइन, कॉस और टेन के रेशियोज हैं। अगर हम नीचे से देखेंगे कॉसेक थीटा सपोज मुझे निकालना है तो हम क्या लेके चलेंगे? कॉसेक थीटा होगा, नीचे से स्टार्ट करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक निकालना है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट निकालना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके लिए बेस्ट चीज है। जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन आया है, आपके पेपर में क्वेश्चन आया है, आप अपनी कॉपी पे साइड में पी बी पी एच एच बी लिख के ये सब आप तैयार कर सकते हैं और उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, राइट। तो अब ये क्वेश्चंस में हमें समझ में आ गया ना, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, टेन थीटा इज पी अपॉन बी। तो इस तरह से करके हम सारे रेशियोज को इस छोटे से फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब दूसरी चीज, अगर हम इन्हें और ध्यान से देखें इस चीज को, ये चीज हम और ध्यान से पकड़ें। साइन ऊपर लिखा है, कॉसेक नीचे है, यानी साइन को हम लिख रहे हैं P अपॉन एच, लेकिन हम कॉसेक, चलो साइन से नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कम स्पेस है तो नहीं समझ आएगा। कॉट थीटा से मैं ले लेती हूँ। कॉट थीटा को हम लिखते हैं B अपॉन पी, तो हम अगर इसको लिखते हैं B अपॉन पी तो ध्यान से देखिए, टेन को मैंने लिखा था P अपॉन बी और कॉट को मैं लिख रही हूँ B अपॉन पी, जस्ट उसका उल्टा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, राइट।
ये उसका उल्टा है। तो अगर मैं कभी भी किसी क्वेश्चन में, जब हम आगे प्रूव करेंगे, प्रूविंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर मैं साइन थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा है ना। तो अगर हम साइन और कॉसेक थीटा की प्रोडक्ट हमें कहीं मिल जाती है हमारी प्रूविंग में, तो हमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। उस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, क्योंकि साइन और कॉसेक थीटा एक दूसरे की क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब या तो मैं साइन को 1/कॉसेक लिख सकती हूँ, या कॉसेक को मैं लिख सकती हूँ 1/साइन। सिमिलरली अगर आपको कॉस और सेक दोनों मल्टीप्लाई करके मिल गए देन 1, और अगर टेन और कॉट दोनों मल्टीप्लाई करके मिल जाते हैं देन इट इज अगेन 1। तो ये आपको याद रखना है किसके लिए, जब हम प्रूविंग आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस करेंगे, राइट। उसमें ये आपको मिलता है कई क्वेश्चंस में। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड हम कॉट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल है तो उल्टा कर देंगे, उसको लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फाइन। तो अगर हम ये इतनी चीजें याद कर ले, केवल इतनी सी चीजें, और एक टेबल जो हम आपको सिखाएंगे बनाना, जो कि आपको आती भी होगी, हो सकता है तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उसका, तो वो टेबल अगर आपको याद हो जाती है और ये हो जाता है, इट मीन्स कि आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन डेफिनेटली करके आएंगे एग्जाम में। ओके, तो पहले टाइप का क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड मिलता है। अगर मैं बात करूं आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, जैसे अगर मैं लिख देती हूँ साइन b इक्वल्स टू गिवन है आपको 1/3। आपको उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि इफ साइन b इक्वल्स टू दिस देन फाइंड tan b। ओके, आपको ये निकालना है tan b, राइट। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए पहली चीज आप ये देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको टेबल भी बताने वाली हूँ, तो ये वैल्यूज, कभी कभी ये वैल्यूज हमें पता चली होती है कि उस टेबल के हिसाब से वो साइन की कोई वैल्यू होती है, लेकिन 1/3 साइन में कोई वैल्यू नहीं है हमारे टेबल के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करिए। ठीक, हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। कौन सा एंगल हम एक्यूट एंगल मार्क करके चल रहे हैं, बी। तो ये 90 है, तो मैंने इसको बी ले लिया, सी को ले लेते हैं 90, ए यहां ले जाते हैं। ठीक है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड विल बी परपेंडिकुलर। अब देखिए, क्योंकि हमें 1/3 दिया हुआ है साइन बी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स अगर मैं परपेंडिकुलर यानी बी के ऑपोजिट वाली साइड की जगह 1 रख देती हूं, और हाइपोटेनस की जगह अगर हम 3 रख दें, अरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं ना। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही आप लगाएंगे, इसकी वैल्यू 2√3 आपको मिल जाएगी, राइट। आफ्टर सॉल्विंग बाय पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट BC इक्वल्स टू 2√3। तो आपको 2√3 मिल गई, तीनों साइड्स मिल गई। ठीक है, हो सकता है हमें इसकी जरूरत पड़े, हो सकता है हमें ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही है तो आपको निकालना ही पड़ेगा सी। अब हम क्या करेंगे, पहली चीज क्लियर हो गई। अगर ये वैल्यू साइन में नहीं आती है, ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद किस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, उस एंगल को मार्क करेंगे, उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर ले लेंगे। हाइपोटेनस विल रिमेन सेम, हमेशा सेम ही होता है। तो नेक्स्ट वाली चीज क्या बच जाती है, बेस, राइट। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दिया था, तो 1 और 3 हमारे पास दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल की मालूम थी, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और जो साइड हमें नहीं मालूम है वो साइड फाइंड कर लेंगे, राइट। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था tan b। tan b अगर मुझे फाइंड करना है तो tan होता क्या है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है क्या, इसके सामने वाली चीज यानी 1, और बेस है क्या हमारा, बेस जो दूसरा बचा ना हाइपोटेनस से अलग, वो गया 2√3। तो लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर मिलेगा, 1 मार्क में मिले, 2 मार्क्स में मिले, वो डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन आपके पेपर में 100% ऐसा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा दें वो लोग,
कि आपको ऐसे करने के बाद क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दें कि फाइंड tan b इंटू cos b, ऐसे करके वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल्सो वो क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं कि आपसे कहते हैं फाइंड वो आपसे कहते हैं फाइंड cosec a। भाई बी वाली कैलकुलेशन करके चल रहे थे, पूछ तो लिया है cosec a, तो हमें ध्यान रखना है a, अगर हमें a के लिए कैलकुलेशन करनी है तो अब ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। साइन कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है हमारा, कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है हमारा 3, परपेंडिकुलर क्या होगा a के सामने वाला, यानी 2/2√3। तो आपका कॉसेक a की वैल्यू क्या आ गई 3/2√3। तो जो एंगल लेना है आपको बस उसके ऑपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर ले लेना है और क्वेश्चन आपका इजी हो गया। तो आपके क्वेश्चन में मैंने कहा था कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है वो चेंज कर दें। आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको दे दें कि साइन बी इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन, मतलब थोड़ा सा उसको और डिफिकल्ट बनाने के लिए उसमें टर्म्स बढ़ा देते हैं। बट हमें करना क्या है, अप्लाई तो वही रूल करना है ना, रूल तो चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पे। इसी में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जब हम करेंगे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। इसको भी हटा देते हैं क्योंकि सबको पता चल ही गया है कि किसकी क्या वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, हम लोग अभी 10th में कुछ डेफिनेट वैल्यूज ही लेके चल रहे हैं, एक्यूट एंगल्स लेके चल रहे हैं एंड प्लस उसमें 0 डिग्री एंड 90 डिग्री लेके चले। तो हम कहां से कहां तक एंगल लेंगे, कौन कौन से ले रहे हैं, 0 से 90 तक लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो वही लेने वाले हैं हम लोग। एक है आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, टेबल सबको पता ही होगी लेकिन एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। अब हम केवल 1 या 2 निकालेंगे वैल्यूज और उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है कि किसका क्या रेसिप्रोकल है तो उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। हम करते हैं सबसे पहली कैलकुलेशन। आपको क्या ट्रिक, शायद ट्रिक पता होगी, क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। अब हर एक नंबर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको हम कर देंगे 4 से डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सबका ले लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। इन सबका ले लिया हमने स्क्वायर रूट। अब जो ये वैल्यूज सॉल्व होके मिलेंगी वो साइन की वैल्यूज होंगी। साइन थीटा ना लगा के मैं साइन कॉस tan लिख देती हूँ, मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगी तो व्हाट विल आई गेट, हमें मिलेगा 0। इसका मतलब साइन 0 डिग्री विल बी 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री विल बी 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/2 रूट में आएगा, तो इसको हम लिख देंगे 1/√2। तो इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। एंड इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा √3/2। इट मीन साइन 60 की वैल्यू हो जाती है √3/2 और ये आ जाता है आपका 1, साइन 90 हो गया 1। तो आपको ये टेबल पता होगी, नहीं पता है तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत टाइम बच जाता है, लर्न करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप इस टेबल को जल्दी से जाके अपने रफ कॉलम में बना लेंगे, ठीक है। राइटिंग टाइम स्टार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस कैसे फाइंड करें, कॉस को हम, भाई साइन को हमने ऐसे लिखा, कॉस को हम उधर से लिखना शुरू करते हैं, यानी उधर वाली वैल्यू यहां, √3/2 यहां, तो ये तो यही कि यही रहेगी, उसका नंबर आया यहां पर और उसका नंबर आया यहां पर। ये मिल गया हमें साइन, साइन से कॉस, साइन ऐसे गए, कॉस उधर से आ गए, राइट। साइन और कॉस मिल गया। अब आते हैं टैन। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। तो टैन थीटा विल बी, यानी अगर मुझे टैन 0 डिग्री निकालना है तो इट विल बी साइन 0 अपॉन कॉस 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम इसमें डाल देंगे। तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आया यहाँ पे 0, ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका
इसको डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यूज हैं 1, इसको करेंगे तो आपको मिलेगा √3 और 0 से हम किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो वो मिल जाएगा आपको नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपने केवल 3 वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद आपको ये पता है कि कॉसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। यानी अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू चाहिए, कॉसेक 0, तो वो हो जाएगा 1/0। अगर मुझे कॉसेक 30 चाहिए तो वो हो जाएगा 1/1/2। तो आप इसी तरह से तीनों के तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, कॉसेक की, सेक की और कॉट की। तो ये टेबल बनाने का तरीका है। जिन लोगों को आता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो इस तरीके को अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम के लिए ये टेबल रट के जाने की जरूरत ना पड़े। जबकि क्वेश्चन करते करते आधे से ज्यादा टेबल तो खुद ही याद हो जाती है। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कि ये टेबल हमारे लिए क्वेश्चन में पूछी कैसे जा सकती है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई हर साल देती है, लगभग हर साल देती है उस टाइप के क्वेश्चन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई को बहुत पसंद है और वो आपको पेपर में ज्यादातर देती है उसमें, तो वो है आपका, ये अगर मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ, sin a + b = 1 and cos a - b = √3/2। ठीक है, =1। फाइन। अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन आपका लिखा था, यहां पर लिख देती हूँ उस क्वेश्चन को। मैंने लिखा था ना sin b = 1/3 दिया है। तो हमने क्या कहा था, जब ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे जहां वैल्यूज लिखी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे पहले ये देख लीजिए क्या ये वैल्यू इसमें आती है क्या। अगर नहीं आती है तब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व करिए। राइट, तो हम सबसे पहला, ये क्वेश्चन भी तो उसी के जैसा है, वो बात अलग है कि a + b लिखा है b की जगह, तो कोई बात नहीं, मेथड वही है। तो 1 चेक करिए, क्या साइन के टेबल में, जो टेबल बनाई थी उसमें 1 कोई वैल्यू होती है। साइन के टेबल में अगर कोई वैल्यू 1 होती है तो बताइए। तो साइन के टेबल में 1 वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू 1 होती है साइन के टेबल में? 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्या लिख देंगे, इधर भी साइन है उधर भी साइन की वैल्यूज हैं, तो ये आ जाएगा आपका a + b = 90 डिग्री, विच इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको भी चेक करते हैं भाई, √3/2 क्या हमें ये वैल्यू मिलती है? यस, हमको मिलती है कॉस में। कॉस में ये वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉस दोनों तरफ था ही, तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री और ये बन जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। भाई आपको x y में लिख के दे दूं या a b लिख के दे दूं, बात वही है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सॉल्व कर लीजिए और a और b की वैल्यूज फाइंड करिए। तो ये आपका हो गया एक तरह का क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास 3 सेट होते हैं और आपके पास 2 तरह के पेपर्स हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। तो ये तो मान के चलिए कि मिलना तो है ही आपको क्वेश्चन। फाइन, चलो अब लेते हैं इसी में सेकंड टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दे सकते हैं वो लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन शॉर्ट में दे सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको गड़बड़ कर देते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ अगर 2 cos 3 थीटा = 1/2। राइट, अब क्या करता है बच्चा, ये सोचते हैं बच्चे क्या करेंगे, अरे भाई कॉस में चेक कर लो, ये वैल्यू है तो नहीं, लेकिन कॉस में कैसे चेक कर लो, यहाँ केवल कॉस नहीं लिखा है, 2 cos 3 थीटा लिखा है। यहाँ थीटा के साथ क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, वो पूरा का पूरा ही थीटा है आपका। लेकिन यहां अगर कोई वैल्यू लिखी है तो पहले आपको वो वैल्यू उधर शिफ्ट करनी पड़ेगी, यानी आप उस वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, यानी cos 3 थीटा विल बी = 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए भाई। 1/2 नहीं लेते हैं फिर तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, 1 ले लेते हैं। ठीक है, 2 cos 3 थीटा = 1 ले लेते हैं, तो 2 उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है,
क्योंकि उस तरह की वैल्यू नहीं आएगी, उसकी टेबल में वैल्यू होनी जरूरी है, अदरवाइज हमें फिर वो वाली टेबल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। आता क्वेश्चन ऐसा ही है। तो आपको यहाँ 1/2 मिल गया ना, 2 उधर ले गए। आप 1/2 को चेक करिए, क्या cos 3 थीटा मतलब cos में होता है, 3 थीटा से हमें कोई मतलब नहीं, मैंने पहले भी कहा था। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखिए केवल। तो 1/2 cos में होती है वैल्यू, किसकी होती है 1/2 cos में वैल्यू? cos 60 है ना, cos 60 सॉरी इधर तो लिखेंगे हम 3 थीटा एंड 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब 3 थीटा की क्या वैल्यू आ गई भाई? 3 थीटा क्या आ गया आपका? 60 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया आपका? 60 डिग्री अपॉन 3 है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगी थीटा की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वी हैव ओनली 3 आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे लर्न कर लेनी है, क्योंकि अब जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस उसमें जो भी होने हैं आपके इस टाइप के जहां वैल्यूज नहीं है, इन्हीं 3 आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। आइडेंटिटीज बहुत इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। भाई 1 में आप याद करिए, चाहे आप इस तरह से याद कर लीजिए जैसे ये सेकंड वाली आइडेंटिटी आई रिटन इन इक्वल्स टू 1 करके, लेकिन कुछ लोग कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इट्स अप टू यू, आप जैसे चाहें वैसे याद करिए, लेकिन ये 3 आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे कर लेनी है। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज में याद करने में क्या होता है, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। लर्न करने के लिए ये आइडेंटिटी तो सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन इन दोनों आइडेंटिटीज में जब हम लोग कॉपीज चेक करते हैं या हम लोग देखते हैं तो बच्चा ज्यादातर क्या गलत करता है कि सेक स्क्वायर थीटा के साथ कॉट लिख दिया या टैन के साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो आपको क्या याद रखना है कि हमें सी यानी कॉसेक सी से स्टार्ट हुआ, कॉट सी से स्टार्ट हुआ, तो हमें सी वाली दोनों चीजें एक साथ लेनी है, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर सी और सी एक साथ लिया तो बचा क्या? सेक स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा, तो उन दोनों का डिफरेंस विल बी 1, स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो जाता है। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज की अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो हमेशा सिलेबस में लिख के देते हैं कि इनका प्रूफ भी आ सकता है। तो यस, प्रूफ पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा जल्दी से हम बता देते हैं कि प्रूफ कैसे पूछा जा सकता है। कि अगर मैं इस आइडेंटिटी की बात करती हूँ कि आपको आ जाता है, सपोज करिए वेरीफाई दैट, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दे तो सकते हैं ना, कि वो कहते हैं कि ये प्रूव करना है आपको। अगर फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में यहां मैं ले लेती हूँ थीटा। ओके, अब ये थीटा लिया, इसको कुछ मैं मान ले रही हूँ ए, इसको बी मान लेते हैं, और इसके बाद आप ये बताइए कि अगर मैं इसका हाइपोटेनस फाइंड करूंगी तो वो क्या आएगा? हाइपोटेनस क्या आना चाहिए? हाइपोटेनस आएगा जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। हाइपोटेनस मिल गया, आपने निकाल लिया। अब आप क्या करिए, जो आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है उसका एलएचएस लेके चलिए। टेकिंग एलएचएस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हमें सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम चलते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मीन्स थीटा की सामने वाली वैल्यू ए अपॉन हाइपोटेनस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस की जगह वैल्यू डालते हैं। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपका बी और हाइपोटेनस है ये। जब स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो एलसीएम अगर सेम है मतलब डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम के, तो बस न्यूमरेटर एज इट इज उतार दीजिए और ये लीजिए, पूरा कैंसिल हुआ। आंसर क्या आ गया? 1। यानी आरएचएस आपका क्या हो गया? प्रूव हो गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो अगर आपको आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आ जाती है तो यू विल यूज दिस मेथड। अब आपने ये आइडेंटिटी फर्स्ट वाली प्रूव की है, यू कैन सिमिलरली प्रूव सेकेंड एंड ऑल्सो थर्ड आइडेंटिटी।
फाइन। तो ये हो जाता है आपका आइडेंटिटी बेस्ड। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे कि आपके यहाँ जो एक्सरसाइज देखिए, आइडेंटिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं बेस्ट तो यही होगा। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट एक्सरसाइज के वो करिए। आपको उसके बाद अगर लग रहा है कि अभी भी लग रहा है कि हम कर सकते हैं, टाइम है और क्वेश्चन, तो आप एग्जाम्पलर से देख सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में से उठा लीजिए कहीं से। ज्यादातर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, अगर हम इस तरह की बात करें तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में जैसे अगर मैं लिख दूं कि एक क्वेश्चन दिया जाता है इफ सेक, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बच्चा थोड़ा सा अगर ध्यान से देखे तो समझ जाता है कि इसमें क्या आइडेंटिटी लगेगी आपकी। हमको दिया हुआ है इफ 5x इज इक्वल टू सेक थीटा और 1/5x इक्वल्स टू tan थीटा। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, क्या चीज फाइंड करनी है, आपको ये फाइंड करना है 5 ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 1/x²। ये आपको फाइंड करना है कि क्या होना चाहिए। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल इसमें देखिए वैल्यूज डाल दीजिए। 5 बाहर है, अगर मैं x की वैल्यू डालूंगी तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। यहाँ से 1/x की वैल्यू लूंगी तो 5 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, राइट। तो x की वैल्यू बन गई sec थीटा अपॉन 5, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, sec² थीटा अपॉन 5² विच इज 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 25, और ये आगे आपका, नहीं गलत लिख दिया मेरे क्वेश्चन, ये 25 tan थीटा, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख दिया है आप उसी से कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको ये जो लिखा था ना यहाँ पे, ये 5 ऊपर ही था बेटा, 5/x, तो ये जाएगा अपॉन में 5 और फिर ये आपका आ जाएगा अपॉन में 25, ओके, माइनस 25। अब आप ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम, 25 ऊपर आ गया आपका sec² थीटा माइनस tan² थीटा और बाहर है 5 से ये 25 कैंसिल होके 5 आ जाएगा। sec² माइनस tan² थीटा क्या था 1, तो 1/5 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यानी हमने यूज की ना वहां पर आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी यूज हो गई। अब देखिए इसमें आपको ये भी पकड़ में आ जाता है कि आइडेंटिटी आपको लगानी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऊपर हमने 25 लिख दिया था, तो क्लियर हो गया था कि भाई कुछ तो गलत लिखा है मैंने। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि आपने क्या गलती की होगी क्वेश्चन में, क्योंकि आइडेंटिटी आपको एज इट इज चाहिए। आइडेंटिटी हमें दिख रही है, बन रही है, लेकिन एक नंबर साथ में आ गया तो ये कुछ गड़बड़ किया है, तो वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपने ले लिया आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सैंपल के लिए मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इस टाइप के, जैसे इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, शो दैट p² माइनस 1/p² प्लस 1 इक्वल्स टू sin थीटा। सिंपल है, स्क्वायर करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, वैल्यूज डाल दीजिए, आप सॉल्व करेंगे आपको sin थीटा मिल जाएगा इजिली। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू n, ये दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है a² प्लस b² इज इक्वल टू m² प्लस n²। भाई देखते ही पता चल रहा है a के साथ स्क्वायर चाहिए b के, या इधर देख लीजिए तो m² और n² चाहिए और बीच में प्लस साइन है। इसका मतलब क्या करना है हमें, दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे क्या होगा, कॉमन आ जाएगा कुछ, ये आपकी आइडेंटिटी बनी। कॉमन होने के बाद क्या आइडेंटिटी बन सकती है, यहाँ पर आपको लग रहा है आइडेंटिटी बनेगी, साइन और कॉस दिया, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो जैसे ही आप a² कॉमन लेंगे आपको मिलेगा cos² थीटा sin² थीटा ब्रैकेट में प्लस में, और ये होता है आपका 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे ही b² के साथ 1 हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ज्यादातर तो क्वेश्चंस मैंने बोले हैं ना प्रूविंग वाले, आप एनसीईआरटी से करिए तो आप कर ही लेंगे, बाकी सब तो वो किए होंगे आपने 100%। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा, प्रूव करना है 2 cosec थीटा।
अब आपको कौन सी साइड लेके चलनी चाहिए जब आप प्रूव करेंगे? भाई आपको वो साइड लेनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के लिए दिया होता है। छोटा जिसमें कम दिया है ये नहीं सोचना हमें कि ये वाला साइड लेके अगर हम चलेंगे कि भाई मैं RHS लेके चलूं, उसमें बहुत छोटी सी चीज दी है, फटाफट फटाफट मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। नो, जितना आप बड़ा वाला पार्ट लेंगे उतना आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा वो साइड ले लेनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के लिए होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करिए भाई, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा आपका। 2 cosec थीटा सॉल्व करेंगे बिल्कुल आएगा। तो इस टाइप के कई क्वेश्चंस हैं। आपके पास एक क्वेश्चन इस टाइप का भी है, जैसे ये m और n में हमने दिया है। एक क्वेश्चन था tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू m n, एंड आपको उसमें फाइंड करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट mn। किया होगा जरूर सबने, वर्कशीट वगैरह में मिला होगा, स्कूल में भी क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लगाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस वी कैन से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस में हमारा क्या है। हम 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक रिवीजन है तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो हर एक टर्म आप समझ लीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज है? देखिए, जब भी हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे होंगे और जो एंगल हमारी आई के ऊपर बनता है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम ऊपर से नीचे की साइड किसी चीज को देख रहे हैं और जो एंगल उस टाइम पे हमारी एंगल आई पे बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू और लाइन ऑफ साइड के थ्रू, तो वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको लेके चलूं, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस यानी 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, उससे आप इजीली पता लगा सकते हैं। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मीन्स अगर सपोज करिए मैं यहाँ फ्लोर पे खड़ी हूँ, इस जगह कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी है तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सीधे सीधे डॉट, राइट। यहाँ पर खड़ा हुआ एक, और इधर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की यहाँ विंडो है, ठीक है, सी। इस विंडो को यहाँ खड़ा हुआ जो मैन है वो ध्यान से देख रहा है। सपोज करिए कोई भी खड़ा हुआ है वहां पे, उसने उसे देखा, यहाँ खड़े होकर उसने देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, यहाँ इसके थ्रू वो देख रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ये, और इन दोनों के बीच में ये एंगल बन गया आपका 30 डिग्री। इसी क्वेश्चन को अगर मैं अब ये कहती हूँ कि वो मैन यहाँ नहीं खड़ा है, मैन खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और वो नीचे एक कार है उसको देख रहा है, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है वहां पे। तो मैंने अभी क्या कहा, लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होनी जरूरी है। तो आपको यहाँ पर ऊपर से नीचे देख रहा है ना, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। देख हम यहाँ से रहे तो एंगल यहीं पर तो बनेगा आई पे, तो ये एंगल हुआ हमारा 30 डिग्री। बट फाइनली क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल ही तो होंगी, तो फाइनली दिस एंगल विल बी दिस, ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। लेकिन अगर आप एग्जाम में एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेंशन नहीं करेंगे, आप ड्रॉ नहीं करेंगे, अपनी फिगर में नहीं शो करेंगे, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड देखते ही अपने फिगर में सबसे पहले चेक करना है कि आपने उसको बनाया भी है कि नहीं बनाया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस कैसे फिगर बनानी चाहिए, देखिए ध्यान से। द काइट ऑफ अ स्ट्रिंग, द काइट ऑफ अ स्ट्रिंग, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया है, सॉरी। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट, जल्दी जल्दी लिखने में सब गड़बड़। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट is 100 meter and it make an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite. अब क्या होता है एग्जाम में जब हम लोग कॉपीज चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चे फिगर तो सही बनाते हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, एक काइट उड़ रही है और काइट उड़ी आपकी, और जो ये काइट की उड़ने के बाद एंगल बना उन्होंने वो भी सही बना दिया कि 60 डिग्री बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। लेकिन पता है ये 100 मीटर जो काइट की स्ट्रिंग की लेंथ है वो ये ले लेते हैं 100 मीटर। काइट हम ऐसे सीधे बलून की तरह थोड़ी ना उड़ाएंगे कि बलून, गैस वाला बलून पकड़ रखा है और वो सीधे सीधे उड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये ध्यान रखना है कि काइट वाला क्वेश्चन अगर आता है तो स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, हाइपोटेनियस होगा, यानी 100 मीटर ये होगा आपका, ठीक है। तो 100 लिख देते हैं, मीटर हटा देते हैं अभी फिलहाल। तो
तो आपको ये क्लियर हो गया। यहाँ उन्होंने बोला है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपका नीचे से ही लेना है उसको, एलिवेशन ही होगा अगर नहीं बोला गया है तो। ठीक, आपको फाइंड करना है कि हाइट, किस हाइट पे वो उड़ रही है। कभी भी पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट, आप एच एज्यूम कर लीजिए कि ये हमें निकालना है। अब जो एक चीज दी हुई है और जो दूसरी चीज निकालनी है, उन दोनों को देखिए वो है क्या, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, क्या क्या है। तो एंगल के सामने वाला हमने बोला था क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड 90 के सामने वाला हुआ हाइपोटेन्यूज। अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दें तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं, साइन थीटा, यानी साइन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन 100। साइन 60 की वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, आपको एच मिल जाएगा। हाँ, आप यूज कर सकते हैं कॉसेक ऑल्सो, कॉसेक 60 इज इक्वल टू 100 अपॉन एच, वो आपकी विश है, बट ज्यादातर साइन थीटा की वैल्यू सबको याद होती है तो वो हमने यूज की। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप नोट कर रहे हैं तो। क्वेश्चन है द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, as observed from the top of a lighthouse 100 meter above the sea level, the angle of depression of a ship sailing towards it changes from 30 degree to 45 degree, determines distance traveled by the ship. तो इस क्वेश्चन के लिए फिगर बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। पहली चीज तो उन्होंने कहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर अबव द सी लेवल। हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जो भी है वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, 100 मीटर अबव से। तो अब जब भी अबव वाली चीज आ रही है हमें एक हाइट लेके चलनी पड़ेगी। तो ये हाइट हो गई हमारी 100 मीटर, ठीक, 100 मीटर अबव। अब वो यहां से क्या कर रहा है, वो देखता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, साफ साफ मेंशन कर दिया है, ऑफ अ शिप, यानी कोई शिप है जिसको वो यहां से खड़े करके देख रहा है, और जब वो ऊपर से देख रहा है नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होना है, ठीक है। वो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है क्योंकि शिप कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स इट, यानी शिप अगर पहले यहां था इस पॉइंट पे, थोड़ी देर बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो पहले उसने देखा शिप को इस जगह, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, और फिर वो चेंज हो गया यहां पहुंच गया तो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ठीक है। मार्क करने से ही पता चल रहा है ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, यानी पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 डिग्री, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 45 डिग्री। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एंगल भले ही यहाँ बन रहा हो, आप ध्यान से देखिए वो बनेगा फाइनली जाके नीचे ही, ठीक है। ये बना आपका यहाँ तक, ये किस लाइन तक गया 45 यहाँ तक, तो यहाँ आए तो ये हो गया 45 डिग्री। अब जितने आपके पास एंगल्स होते हैं ये एक्यूट एंगल्स, ठीक है, उतने ही राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास मिले। आप हर एक राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चलिए, हर राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करिए, आपको लेना सब पड़ेंगे, और उससे जो अननोन वैल्यू पहले वो फाइंड कर लीजिए, एंड देन उसके बाद देखिए आप इक्वेट करके क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। कहने का मतलब है जितने एंगल हैं उतने राइट एंगल ट्राइंगल आपको यूज करने ही पड़ेंगे। आप इक्वेशन बनाते जाइए। बेस्ट होता है अगर 45 डिग्री आपको दिया तो बेस्ट होता है पहले उसी ट्राइंगल को ले लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है 10 की वैल्यू 10 आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 45 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप। तो शिप यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ये डिस्टेंस ट्रेवल की है शिप ने। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को x ले लेती हूँ तो मुझे x फाइंड करना है, ठीक है, ओके। तो अब x फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, लेकिन जब हम 30 डिग्री वाला लेके चलेंगे ट्राइंगल, तो ये थोड़े ना राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। अगर मैं इसका नेमिंग कर लेती हूँ ABC, राइट, एंड दिस इज D, तो क्या DAB राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है आपको। तो आप लेंगे DAC, तब तो हमें ये पूरी लेंथ पता होनी चाहिए। तो अभी अभी हमने कहा था ना, पहले आप क्या करिए, सपोज मैंने इसको Y एज्यूम कर लिया, पहले आप ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लो ना, कौन सा वाला 45 डिग्री वाला, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने पहले बताया था tan थीटा होता है, तो tan 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 होता है 1, तो आपका y क्या आ जाएगा 100, और y आपको 100 मिल गया। तो जब सेकेंड टाइम हम ट्रायंगल लेके चलेंगे 30 वाला, तो बेस हमारा होगा x प्लस 100,
परपेंडिकुलर हमारा होगा 100 एंड यू कैन इजीली सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन हम जो मैं आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आप करिए, सेम टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे भी एग्जांपल भी हैं, और आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन मेक द फिगर इजीली, आपकी फिगर बन जाएगी आराम से और आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ध्यान इतना रखना है, जितने एंगल्स की बात हुई है उतने राइट एंगल ट्रायंगल लेने हैं, और उन राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वीनियंट जो भी है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो लेके सॉल्व कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन, A man is standing on the deck of the ship, which is 10 meters above the water level. He observes the angle of elevation of the top of a hill and as 60 degree, and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Find the height of the hill. देखिए यहाँ पर तो दो चीजें आ गई। मैन जो खड़ा है वो 10 मीटर अबव की डिस्टेंस हाइट पे खड़ा हुआ है, और फिर वो वहां से देख रहा है किसी चीज को। एलिवेशन की बात हो रही है तो ऊपर भी देख रहा है, डिप्रेशन की बात हो रही है तो वहां से नीचे भी देख रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो जहां खड़ा है और जब दूसरी चीज को वो देख रहा है, वो चीज क्योंकि उसमें ऊपर भी देखना है नीचे भी देखना है, तो वो दूसरी वाली चीज उसकी हाइट क्या होगी, इस हाइट से ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कि मैन जो है वो यहां खड़ा हुआ है बी पे 10 मीटर अबव, ठीक है, 10 ले लेते हैं सीधे सीधे बस, और उसने वहां से ऑब्जर्व किया है हिल के टॉप को। तो हिल बनाना पड़ेगा हमें ऊपर, क्योंकि हिल के टॉप को वो ऑब्जर्व कर रहा है, एलिवेशन बन रहा है उसके लिए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हम हमेशा ऊपर देखते हैं ना, तो ये हो गया आपका, यानी हिल उसका बहुत ऊंचा है उससे, वो ले लिया आपने, और एंगल ऑफ एलिवेशन उन्होंने कहा 60 डिग्री है। फाइन, यहीं से वो उस हिल के बॉटम को भी, बेस को भी देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यहां से इसे देखा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलरेडी दी हुई है, ये हो गया 30 डिग्री। फाइनली ये आ जाएगा यहाँ पर, ये 10 है क्योंकि, तो ये भी 10 होगा। इतना पोर्शन और बच रहा है, इसकी मेजरमेंट हमको नहीं पता है, तो इसको h मान लीजिए। सो अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ए बी, इसको ले लेते हैं सी एंड डी ई, राइट। अब ध्यान से देखिए, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हिल की हाइट फाइंड करने के लिए ये है पूरी हिल की हाइट, यानी अगर हम h फाइंड कर लेते हैं तो हिल की हाइट हो जाएगी h प्लस 10। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, या तो आप ये वाला ट्रायंगल लेके पहले बेस निकालो AC, और वही AC फिर हम यूज करेंगे उस वाले ट्रायंगल में। तो हम क्या करें, पहले ये ट्रायंगल ले लें, ये हो गया सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, 10 30 इज इक्वल टू 10 अपॉन AC। सॉल्व करेंगे AC मिल जाएगा। ये AC किसके इक्वल होगा, BE के। हम यहां से सॉल्व करेंगे तो h अपॉन BE की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू, tan 60 की वैल्यू लगा देंगे, h निकल आएगा, h की जो भी वैल्यू आएगी उसमें 10 ऐड कर देंगे, आपको हाइट ऑफ दी हिल मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे लेना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे लेना है। तो आज ये टॉपिक भी यहीं खत्म करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं। लास्ट टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्किल से। एरिया रिलेटेड टू सर्किल से देखिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको 100% वहां मिलने वाला है या मिलने वाले हैं। तो आपको क्या है, सर्किल्स की कुछ टर्म्स जो कि आपको पता ही होंगी कि रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट्स क्या होते हैं, बट जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं अगर नहीं याद है तो देखिए, अगर हम कभी भी किसी सर्किल की दो सेंटर से दो कॉन्जिक्यूटिव रेडियस ने जो एरिया कवर किया है उसको देखें तो वो बन जाता है माइनर सेक्टर। यानी किसी एक एंगल पे दो रेडियस, कॉन्जिक्यूटिव रेडियस अगर हम लेते हैं तो वो बन जाती है हमारा माइनर सेक्टर, राइट। अगर हम किसी भी सर्किल के कॉर्ड ड्रॉ करके दो पार्ट कर लेते हैं तो वो दोनों पार्ट्स कहलाते हैं सेगमेंट्स, और उनमें वो पार्ट जिसमें सेंटर इंक्लूडेड नहीं होता है कहलाता है माइनर सेगमेंट, और जिसमें सेंटर इंक्लूडेड होता है कहलाता है मेजर सेगमेंट। अब क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क हो सकता है बिल्कुल, क्या कि आपने क्या किया, डायमीटर ले लिया। तो डायमीटर लेने के बाद व्हाट विल यू गेट, सेमी सर्कल। क्या सेमी सर्कल जो ये दोनों मिल रहे हैं वो सेगमेंट है? यस, क्योंकि डायमीटर इज अ कॉर्ड, और कॉर्ड ने ही तो सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। हमने अभी यही कहा था ना कि कॉर्ड जब सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करेगी तो भाई क्या बनने वाला है, सेगमेंट्स बनने वाले हैं। वो बात अलग है कि वो दोनों सेगमेंट कैसे हैं, ना माइनर है ना मेजर है, यानी इक्वल सेगमेंट्स हैं। तो ये आपको लर्न करने वाली चीज है, राइट। अब हम आते हैं फॉर्मूले, जल्दी से ले लेते हैं। सबसे पहले आर्क की बात कर लेते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क, फर्स्ट फॉर्मूला
लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होती है? सर्किल। जैसे अगर मैं इसका नाम ले लेती हूँ यहाँ पे ए बी, तो ये ए बी जो सर्कुलर पार्ट, सर्किल का सर्कुलर पार्ट में से अगर मैं 2 पॉइंट को लेके कोई एक कर्वीलिनियर ये पार्ट लेती हूँ लेंथ, तो ये कहलाएगी आर्क। तो आर्क हमारा किसका पार्ट है? सरकमफ्रेंस का। को तो फॉर्मूला लर्न करना तो बहुत ही आसान है फिर, कि हमने क्या किया, आर्क की बात कर रहे हैं, तो आर्क होती है सरकमफ्रेंस का पार्ट। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, यही तो होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। और इसको हमने कितने एंगल पे लिया है? इतनी सी आर्क ली है। किसके कितने एंगल पे लिया है? थीटा डिग्री लिया है बस। और थीटा डिग्री लिया है कितने में से लिया है भाई? 360 होता है ना पूरा, उसमें से केवल हमने कितना लिया है? थीटा लिया है। तो आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 रखिए, आर की वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू, और फाइंड कर लीजिए जल्दी से लेंथ ऑफ एन आर्क। राइट, अब हम आ जाते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर। देखिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर के लिए आपको क्या करना है? एरिया ऑफ अ सेक्टर में आप देखिए, ये सेक्टर कहलाता है, बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, सर्किल के एरिया का ही पार्ट है ना वो, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? पहले 2 पाई आर लिया था, लेकिन ये एरिया का पार्ट है, तो हम क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं। एंड कितना पोर्शन लिया है? थीटा केवल कितने में से लिया है? 360 में से, तो लोग लिया। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, यानी आप एरिया ऑफ सेक्टर इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी वो लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर 30 डिग्री दे दिया और वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब बच्चा सोचे हमने तो याद नहीं किया ऐसा फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला तो यही है, मेजर सेक्टर, मेजर बोल रहे हैं तो बड़ा वाला एंगल लेना है, यानी ये 30 है, उधर वाला कितना होगा? 330, वो ले लो, ठीक है। माइनर बोला है तो माइनर वाला ले लो, कुछ नहीं बोला तो माइनर ही लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जब हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लेते हैं तो आप देखिए, हमने ये सर्किल लिया, इस सर्किल में हमने माइनर सेगमेंट की बात की, तो ये वाला एरिया निकालना है। यहां सेंटर है आपका, अगर हम दोनों एंड पॉइंट्स को यहां से कनेक्ट कर दें इस कॉर्ड के, तो ये जो पोर्शन है ओ ए बी, ये जो कर्वीलिनियर सा पार्ट है, ये पूरा हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा? सेक्टर। तो हम अगर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लें तो उसमें से क्या नहीं चाहिए मुझे? जो नहीं चाहिए यानी अनशेडेड पार्ट, वो है ट्राइंगल। यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करना है मुझे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हो गया। अब देखिए, सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको सबको आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात आती है अब निकालने की। तो देखो, कुछ चीजें होती हैं जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए खुद ब खुद। भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको मालूम है, मीन्स आप उसको ले लेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अगर ये एंगल 90 है, यहाँ वाला सेंट्रल एंगल, तो आप हाफ बी इंटू एच लगाइए। अगर आपको उन्होंने कहा कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं भी कहा, उन्होंने कह दिया रेडियस इज इक्वल्स टू द कॉर्ड। भाई रेडियस कॉर्ड के इक्वल हो गई, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए ना, तो कैसा ट्राइंगल हो गया आपका? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो चाहे आप उसमें फॉर्मूला लगाइए √3/4 साइड स्क्वायर, चाहे आप एंगल थीटा की जगह 60 लेके, मतलब 60 यहाँ पर ले लीजिए, एक फॉर्मूला बताएंगे उसके अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और दे दिया गया है आपको, तो वो होता है आपका ये। अगर एक ही एंगल है वो आपका दिया जा सकता है 120। अगर ये एंगल 120 आ गया तो क्या करेंगे? तो पहली चीज तो आप देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लगा लीजिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं अभी क्या? ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर दिया ही होगा क्वेश्चन में, ऐसा हो नहीं सकता नहीं दिया हो। और साइन थीटा अगर 120 दिया है, अब हम कहें भाई साइन 120 तो हमने नहीं पढ़ा ना, मैम ने कह दिया कि लगा डालो इस फॉर्मूले को। तो ऐसे तो मेथड बहुत ज्यादा है कि बहुत बड़ा है कि आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, 90 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। लेकिन क्यों करेंगे आप इतनी मेहनत? भाई साइन थीटा, साइन जो 120 होता है वो cos 60 की वैल्यू के इक्वल होता है। आप इतना याद रखिए बस, ठीक है।
तो आप √3/2 उठा के वहां पे डाल देना अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आपको कोई और एंगल मिलता है 30 डिग्री आपको मिलेगा तो sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है, 45 मिलेगा sin 45 की वैल्यू आपको मालूम है, एंड 60 मिलेगा आपको sin 60 की वैल्यू मालूम है, तो आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, फाइन। अरे सॉरी, cos 30 होता है बस याद रखना है √3/2 हम लिखेंगे किसकी जगह, sin 120, क्योंकि आपका एक टॉपिक डिलीट हो गया है। वो टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस, यानी हम 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, और जब साइन को हम 90 कुछ करके लिखते हैं तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। तो कॉस क्या 30 में चेंज हो गया, cos 30 की वैल्यू हमने ले ली है √3/2, जो कि हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस में आपको बस फॉर्मूला याद करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप सब सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि भाई उन्होंने कहा एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के इस कॉर्नर पे एक काऊ है जो कि ग्रेज कर रही है इस गार्डन में, उसकी रोप की लेंथ 10 मीटर है, वो कितना पोर्शन ग्रेज करेगी, भाई यहाँ बंधी हुई है तो वो ऐसे ही तो जा सकती है, बस या तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और स्क्वायर बोला था तो ये एंगल हो गया 90। इसका मतलब ये क्या है, आपका सेक्टर हुआ या क्वाड्रेंट हो गया। लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग जो उसकी है वो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करिए या आप क्या यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, यानी 1/4 ऑफ πr²। क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4। फाइन, तो अब आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उससे अलग नहीं मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब प्लीज कर ले, लाइक तो बनता है क्योंकि इतनी मेहनत हुई है तो लाइक बनता ही है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय।